हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 2। सो कल जहाँ तक हमने पढ़ाई की थी उससे आगे आज हम सीखेंगे। कल का टॉपिक हमारा रहा था अलजिब्रा और आज हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले हमारे आज के टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल के अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उससे थोड़ा सा अजीब ही लग रहा होगा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिखूंगा। पहले मैं एक इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है। जो मतलब मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी बच्चों को पता होगा उसके बारे में, उस इक्वेशन के बारे में। तो अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा उसके बारे में। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। आई एज्यूम कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये पसंद होगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखूंगा। अब मैंने इक्वेशन लिखी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होगी, आई होप सो। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बजाय यहाँ पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर इसको एक्सप्रेस करूंगा वर्ड्स में, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of masses and is inversely proportional to the square of the distance. Square of the distance। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो इस इक्वेशन का मकसद है, जो ये इक्वेशन बेसिकली है यहाँ पे 4-5 वर्ड्स में लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पे कितना यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पे कोई एश्योरिटी नहीं है कि बच्चे को समझ में ही आएगा यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये स्टेटमेंट है क्या। तो इनकी जगह पे यहाँ पे जब हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं तो ये सारी चीजें इस इतने बड़े स्टेटमेंट को और इसकी कैलकुलेशंस को फिर हम इस तरीके से इस छोटी सी इक्वेशन में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे देखो, अब अगर मैं कुछ काम करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा इस इक्वेशन के ऊपर मैं काम करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं, जो पॉसिबल नहीं होगा, मैं अगर लिखूंगा उस तरीके से, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट m1 एंड m2 आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। देन F is inversely proportional to R square। यहाँ पे मुझे क्या पता चलेगा कि अगर मैं मासेस को, दो मासेस को यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट रखूंगा तो मेरा जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो किस तरीके से वेरी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एंड सेम गोज विथ, अगर मैं डिस्टेंस को और एक मास को, मान लो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ में एक ले रहा हूँ, दूसरा मास किसी ऑब्जेक्ट का या कोई भी जो आप एज्यूम कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे मैं उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि इसके बढ़ाने से, कम करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स पे। चाहे फिर हम बात करेंगे फोर्स की, चाहे हम फिर बात करेंगे डिस्टेंस बढ़ाने की, या चाहे फिर हम बात करेंगे मासेस को बढ़ाने की। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, जिससे हमारी मतलब जो हमारा रास्ता है वो काफी इजी हो जाता है। तो इसीलिए हमें मैथमेटिक्स की बेसिक जो चीजें हैं उससे हमें समझना होता है। इसलिए हम हर एक स्टेटमेंट को, जो भी मतलब स्टेटमेंट होता है फिजिक्स में, उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, ताकि हमें उसका नेचर पता चले, ये किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें, इस वैल्यू पे क्या देगा ये, इस वैल्यू पे डैश डैश डैश, इस तरीके से। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी और आपको पता
चल गया होगा कि हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स को क्यों यूज करते हैं। अगर मैं एक आसान भाषा में बोलूं तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स जो है ये एक लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई लिटरेचर पढ़ना हो, कोई भी कुछ भी पढ़ना हो, तो वहां पे पहले हम ग्रामर सीखते हैं। अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो पहले वो ग्रामर सीखता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो फिर जो उसके थॉट्स होते हैं फिर वो उनको एक्सप्रेस करता है कैसे, उन वर्ड्स में। ठीक है, एक्सप्लेन करता है, आर्टिकल्स लिखता है, बुक्स वगैरह जो भी। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स का यहाँ पे रोल है। तो इस चीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को, कोई भी लॉ को स्टडी कर रहे होंगे, एग्जामिन कर रहे होंगे, तो वहां पे आप ये चीज दिमाग में रखेंगे कि हाँ, माय नेक्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इनटू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करोगे, उसके बाद क्या देखोगे कि इसका नेचर किस तरीके से है, फिर कैलकुलेशन डैश डैश, फिर उस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो फिलहाल हम अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगा। पहले मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है। ये इट इज नॉट अबाउट ट्रायंगल्स एंड वैल्यूज। ये बेसिकली है कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं एज्यूम यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, इट्स अ वॉल। तो ये सरफेस है नीचे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मान लो कोई बंदा यहाँ पे सीढ़ी लगा रहा है, ठीक है, लेडर। ये एक लेडर है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप इस तरीके से, जब ये बंदा सपोज मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो है इसका वेट जो है, वेट कंपोनेंट है, वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये वेट कंपोनेंट है इसका। लेकिन यहां पे डायरेक्टली फोर्स जो है इसका, वो डायरेक्टली मतलब परपेंडिकुलर। यहां पे अगर हम बात करेंगे, मैं अगर इस पेन को गिराऊंगा तो ये नीचे जमीन पर गिरेगा। ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इनक्लाइन नहीं जाएगा, ये सीधे नीचे ग्रेविटी इसको खींचेगी। तो सेम यहाँ पे भी केस है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो, अब हमें यहाँ पे खुद हमें दिमाग बताएगा कि अगर ये जो सरफेस है यहाँ नीचे, अगर ये पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्लाइड होगा। ये सीढ़ी जो है ये स्लाइड हो जाएगी इसके ऊपर। जब ये कोई वजन आ जाएगा, कोई वेट आ जाएगा, तो ये स्लाइड करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक तो यहाँ भी जा रही है, और दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में था, वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, नीचे जो जा रहा था, ठीक है। ये बेसिकली नीचे जा रहा था, लेकिन इसके दो कंपोनेंट से यहाँ पे दो दो चेंजेस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन चेंजेस को कौन बताएगा, क्या बताएगा, कहां से पता चलेगा, ये सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता चल जाता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है किस साइड में। अभी दूसरी एक एग्जांपल में लूंगा, दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आपको बताऊंगा। सपोज मान लो ये एक स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे इसके टायर लगे हुए हैं, ये इस तरीके से। अभी क्या होता है, यहाँ पर एक बंदा है यहाँ पर जो इससे धक्का मार रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से, किस डायरेक्शन में इसको मूव करवाना चाहता है, सामने, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स है, फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक तो अगर हम देखेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है,
सामने और नीचे भी जा रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, अगर मैं बात करूं तो ये फोर्स F लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें अब ट्रिग्नोमेट्री बताएगी यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अभी बेसिकली वो बंदा क्या करना चाहता है, वो सामने उसको धक्का मारना चाहता है, वो नीचे उसको दबाना नहीं चाहता है, दैट इज नॉट हिज जॉब। वो उस रेडी को सामने की तरफ धक्का मार रहा है। अभी क्या होगा यहाँ पे, ये जो, लेकिन यहाँ पे कुछ फोर्स जो है वो यूज नहीं हो रहा है सही डायरेक्शन में, जहां पे उसको यूटिलाइज वो करना चाहता है, वो एक गलत जगह में जा रहा है, वेस्ट, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला कंपोनेंट जो है ये वेस्ट हो रहा है, ये जो है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमें ये कौन बताएगा कि जो यहाँ पे सही डायरेक्शन में लगा वो कितना है और वेस्ट कितना हो रहा है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर एफ कॉस थीटा और यहाँ पे है एफ साइन थीटा। दैट मीन्स ये जो एफ साइन थीटा है ये वेस्ट हो रहा है, और जो एफ कॉस थीटा है वो हमारा यहाँ पर सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। अभी देखो मैं इसको क्यों यहाँ पे ऐसे क्यों ले रहा हूं, मैं यहाँ पे इसका एक ट्रायंगल बनाऊंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से, ये मेरा फोर्स है, ठीक है, ये मेरा फोर्स एफ है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा फोर्स एफ है, यहाँ से जो जा रहा है वो एफ कॉस थीटा है, यहाँ जो नीचे की तरफ जा रहा है वो एफ साइन थीटा है, ठीक है। तो अभी हम बेसिक मैंने यहाँ पे y एफ साइन थीटा एंड y एफ कॉस थीटा, ये मैं अब यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि ये ऐसे क्यों है। देखो मैं अगर एक ट्रायंगल बनाऊंगा, सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज मान लो एक एंगल थीटा है, ए बी एंड सी। मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, मैं यहाँ पे अब लिखूंगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और कॉस थीटा को किस तरीके से लूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे अगर मैं अब उसी तरीके से वापस जाऊंगा, फिर से मैं इसी ट्रायंगल को यहाँ पे यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अब चेंज करूंगा वो जो मैंने वहां पे चीजें डाली थी। अभी देख लो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा फोर्स एफ है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कौन सा कंपोनेंट मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। अभी देखो कैसे, मैं फिर से वापस जाऊंगा उसी के ऊपर। अगर मेरा ये गिवन है, ये मेरा गिवन है, मान लो यहाँ पे फोर्स एफ गिवन है, ये और ये मुझे पता नहीं है, ये मैं निकालूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जो अननोन है, अननोन वन, रूल वन कीप अननोन इन न्यूमरेटर। सो यहाँ पे कौन कौन सा अननोन है मेरे पास, ए बी और बी सी। सो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, ए बी, नीचे रूल नंबर टू में क्या करेंगे, रूल नंबर टू में जो हमें नून है उसको नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए सी
वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, किसके बराबर है, साइन थीटा। ए बी मेरा अननोन है, ए सी किसके बराबर है मेरा, यहां पर देखते हैं हम एफ, तो मैं यहाँ पे एफ लिखूंगा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, which implies AB is equal to F sin थीटा। सेम तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC अपॉन AC is equal to cos थीटा, which implies BC upon F is equal to cos थीटा, hence BC is equal to F cos थीटा। तो यहाँ से हमें पता चला अभी यहाँ पे जो फोर्सेस यूटिलाइज हो रहे हैं सही दिशा सही डायरेक्शन में, और कौन सा वाला मतलब वेस्ट हो रहा है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक रही। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अभी हम जाएंगे साइन और मतलब उसके जो बाकी सारे रेशोज है जो बन जाते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर टेन की बात करूं, टेन थीटा, तो ये मेरा बन जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये एक चीज रहा यहां पर, ये आपको यहां से पता चल जाता है। अभी इसके बाद क्या है, और कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं, कॉट थीटा किसके बराबर रहेगा, इसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दो चीजें यहां से आ गई। सो सिर्फ आपको साइन और कॉस का पता रहना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू implies sec theta is equal to hypotenuse upon base। तो यहाँ से आपको पता चला cosec theta is equal to 1 upon sin theta is equal to 1 upon perpendicular upon hypotenuse, implies cosec theta is equal to hypotenuse upon base। तो ये उन्हीं दोनों के रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आई होप कि आप सब क्लियर होंगे कि यहाँ तक मैं क्या करा रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं कुछ चीजें, वैल्यूज जिनसे डर लगता है हर एक बच्चे को, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहां पे मैं सिर्फ 90 डिग्री तक आपको दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, आपको मतलब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इन वैल्यूज को। फिर बाकी सारे एंगल्स के लिए आपको किस तरीके से कैसे निकालेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाऊंगा, ताकि आपके लिए ये जो जर्नी है बहुत ही ईजी होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे काम, मैं यहाँ पे एक कुछ लिख रहा हूँ साइन थीटा। ठीक है, मतलब जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो साइन थीटा है, तो यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स लिखूंगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको। ये लाइन ऐसे में ले रहा हूं। अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा अब कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो 90 के नीचे मैं 0 लूंगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अभी देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा 0 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड थ्रू आउट
थ्रो आउट बाई 4। सो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, टेक रूट, टेक रूट, तो मेरा क्या बन जाता है 0/4 रूट, 1/4 रूट, 2/4 रूट, 3/4 रूट, 4/4 रूट। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे 0/4 0, 1/4, तो √4 क्या बन जाता है हमारा 2। सो यहाँ पे 1/2, 1/2, सो 1/√2 हमारा वैल्यू बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3/2, तो यहाँ पे मेरा 1 बन जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज, अब देखो ऊपर में अगर आपको यहाँ पे चाहिए साइन 30 डिग्री साइन, तो आप साइन की लाइन में जाएंगे, देखेंगे 30 डिग्री कौन से कॉलम को यहाँ पे कवर कर रहा है, तो उस वैल्यू को नीचे आप देखोगे 1/2। ठीक है, cos 30 मुझे अगर ढूंढना होगा तो मैं यहाँ से जाऊंगा, देखूंगा कहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पर है, तो अब इस कॉलम में नीचे देखूंगा √3/2। तो इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री तक एंगल्स मुझे पता चल गई, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनका मुझे पता चला कि इनके वैल्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से आते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनको आप चाहे याद कर लो चाहे कुछ भी कर लो, दिमाग में रखो, जैसे भी उनको आपको माइंड में रखना है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे अपना हाथ बनाए रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इजी ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो जब हम साइन को अप्रोच करेंगे, जब साइन ए प्लस बी होगा, तब हम साइन का पहला कॉस का दूसरा सेम माइनस साइन जो है वो सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कॉस का पहला साइन का दूसरा। अब कॉस की तरफ अगर जाएंगे तो कॉस के दोनों पहले ही आते हैं, कॉस का पहला कॉस का दूसरा, लेकिन साइन यहाँ पे चेंज हो रहा है माइनस। ठीक है, साइन का पहला साइन का दूसरा। अभी देखो अगर हमें माइनस आता है साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस यही तरीका है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस अगर है तो यहाँ पे प्लस है, तो इसी तरीके से ये चीज होनी है। तो आगे हम अब देखेंगे कि 2 ग्राफ्स में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जिनसे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ग्राफ्स ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस। मैं यहाँ पे इस तरीके से लूंगा, मैं दोनों ग्राफ्स को इसी में बनाऊंगा 2 डिफरेंट कलर्स से यहाँ पे 0, यहाँ पे ओरिजिन है 0, तो यहाँ पर मैं लूंगा 90,
180, 270, 360, ठीक है, -90, -180, -270, -360, ठीक है, 1 1 एंड -1। मैं यहाँ पे क्या आपको दिखाऊंगा, देखो अब पहले ग्राफ में बनाऊंगा पहले साइन का। देखो साइन यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर पीक पर पहुंचेगा 90 पर, ठीक है, मतलब 1 वैल्यू। इसके बाद ये 90 से नीचे जाएगा इस तरीके से 180 तक, 180 से फिर ये नीचे नेगेटिव पीक लेगा, उसके बाद ये फिर 360 पे आ जाएगा। तो ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है। अब दूसरे साइड से इसका क्या होगा, यहाँ पे माइनस पीक पहुंच गया 0 पर, फिर से यहाँ पर पीक पर पहुंचा, फिर उसके बाद यहाँ पे। तो ये इसकी कहानी है साइन। मैं अगर इसको x लूंगा, y लूंगा, y इक्वल टू साइन x। दैट मीन्स कि जब मैं x का वैल्यू दे रहा हूं 90 डिग्री, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है 1, y का मेरा 1 आ रहा है। अगर मैं x का वैल्यू दूंगा यहाँ पे 270 प्लस 270, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे -1। तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन x। अब देखो कॉस का क्या हो रहा है, कॉस की कहानी डिफरेंट है इससे। कॉस जब 0 होता है तो वो उसका वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है, फिर यहाँ तक आ जाता है, और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिर आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, y इक्वल टू cos x। देखो क्या मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर मैं, आपने काफी बार सुना होगा y ऑफ इस तरीके से cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x, इसको इवन फंक्शन भी बोलते हैं। या आपने ऐसे लिखा सुना होगा साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन x y। मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको समझने में। यहाँ पे इजीली आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है वैल्यू 90 डिग्री, ये +90 है, ये -90 है। अगर हम दोनों साइडों में देखेंगे कॉस के लिए, पहले हम कॉस की बात करेंगे। कॉस 90 चाहे +90 हो या -90 हो, y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, ठीक है, सेम वैल्यू। अगर मैं कॉस का -180 लेता हूं, ठीक है, यहां पे -180 या चाहे +180, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू सेम आ रहा है। यहां पर देख लो -1, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं +270 की और -270 की, दोनों पे वैल्यू 0 आ रहा है। अगर +360 की मैं बात करूं -360 की, तो दोनों पे 1 वैल्यू आ रहा है हमारा, -360 +360। तो वैल्यू मेरा जो है y का वो दोनों में सेम आ रहा है। चाहे अब माइनस में दूं या प्लस में, कॉस को मैं जो भी वैल्यू दूंगा यहां से, इसका नेचर चेंज नहीं होता है, ये दोनों पे सेम वैल्यूज देगा हमें। y का जो वैल्यू है, वो हमेशा हमें पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे दोनों, चाहे हम माइनस में देंगे इसको या प्लस में देंगे, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, दोनों में सेम वापस दे देगा, ठीक है। अब साइन की बात करेंगे। देखो साइन अगर मैं यहाँ पे लूंगा 180 पे क्या आ रहा है मेरा आंसर 0 आ रहा है, +180 पे। अगर -180 पे जाऊं तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रखो। अब देखो यहाँ पे एक और चीज में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अगर मैं यहाँ पर +90 ले रहा हूं तो 0
प्लस 90 पे 1 वैल्यू आ रहा है मेरा साइन का, माइनस 90 पे -1। यहाँ पे देखो आप डिफरेंस, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, प्लस 90 पे यहाँ ग्राफ आ रहा है, माइनस 90 पे यहाँ ग्राफ आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे -270 पे यहाँ ग्राफ है, प्लस 270 पे यहाँ ग्राफ है। दैट मीन्स कि प्लस 270 अगर हम साइन में डालेंगे तो वो हमें -1 देगा, अगर माइनस में डालेंगे -270 डालेंगे तो 1 आ रहा है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें आप समझ में, यहाँ पे आप इन दोनों चीजों को यहाँ पे आप समझ जाओ कि इनका क्या किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। y इक्वल टू cos x टू प्रूव cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x। मैं दो वैल्यूज दूंगा, ठीक है। लेट x इक्वल टू -90 एंड प्लस 90। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 0, y इक्वल टू cos ऑफ -90 डिग्री, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे। नाउ टू प्रूव साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, देखो लेट यहाँ पे भी मैं एंगल को ले रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंड प्लस 90 डिग्री। देखो दोनों में कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ -90 डिग्री इज इक्वल टू -90 पे क्या आ रहा है मेरा वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 है, दिस इज इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू साइन ऑफ प्लस 90, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो ग्राफ में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इससे आगे भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही होगी इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ आगे की आइडेंटिटीज पे जाएंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स आपको मैंने बताए थे कि किस तरीके से आप उनको फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि वैल्यूज मैंने आपको बताए 90 तक मैंने ट्रिक बताई आपको, लेकिन 90 से आगे क्या होगा वो अब हम देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल to find values of trigonometric functions of values of angles में लिखूंगा यहाँ पर angles greater than 90 degree, we will use the above written formula, above written formula, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्मूला है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। दूसरा कॉस ऑफ a प्लस माइनस b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस प्लस साइन a साइन b, ठीक है। तो अभी देख लो, लेट अस फाइंड आउट क्वेश्चन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ find the value of sin 120 and cos 120। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहली चीज ये जो 120 है, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, फर्स्ट चीज स्टेप वन में क्या करूंगा, लेट अस ब्रेक द एंगल into two
इंटू टू पार्ट्स। एक पार्ट में वो लूंगा जो हमें वैल्यूज पता है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मतलब 90, 180, 270, 360 इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ को आप अपने माइंड में याद रखो। किस तरीके से, मैं किस तरीके से इस चीज को याद रखता हूँ, मैं सिंपल एक चीज याद रखता हूँ कि जो साइन वाला ग्राफ है वो 0 पे 0 रहता है, कॉस वाला ऊपर रहता है, बस दैट इज इट। साइकिल तो साइकिल बनेगा, क्योंकि एक साइकिल हाफ जो हाफ साइकिल है वो 180 डिग्री का है। दैट मीन्स कि वो पीक पे जाएगा, चाहे नीचे है या ऊपर। अब मैंने साइन का याद रखा है ऑलरेडी कि साइन ऑलरेडी कहां पर जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा, कॉस जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे माइंड में रख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा 120 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, मैं दोनों से सॉल्व करूंगा इन दोनों चीजों को। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले साइन 120। सो साइन 120 मैं किस तरीके से लिखूंगा, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस 30। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मेरा ये ए है, ये बी है, और साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पे ए है मेरा, ये बी है मेरा ये। तो मैं प्लस का फॉर्मूला भी और माइनस का भी फॉर्मूला दोनों को यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन ए, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर रहता है, यहाँ पर जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा, साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30 डिग्री। अभी देख लो ऊपर में हमें ग्राफ में पता है कि साइन 90 0 के बराबर होता है, तो दिस मतलब ये 0 बन जाएगा सारा। साइन 90 1 के बराबर होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे सिंपल आएगा। दैट मीन्स कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो ऊपर में देख लो वहां पे किस तरीके से निकाल दे। तो आई गेस के √3/2 इसका वैल्यू आ रहा है, यस। सो इसका जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट एक और देखने को मिला कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटा नहीं रहा हूँ कि आप ऐसे लिखोगे 50-60 फार्मूलाज को याद रखोगे। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये है, ताकि आपके माइंड में बैठे और आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो ये तो मैंने इस तरीके से निकाला। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब दूसरा जो मैंने यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला इसका लिखा था यहाँ पर, उसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 180 माइनस 60। तो दैट मीन्स साइन ए माइनस बी है, तो कैसे लिखूंगा, साइन 180 कॉस 60 माइनस कॉस 180 साइन 60। तो साइन 180 यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं इस पे ग्राफ पे। यहाँ पर देखो साइन 180 0, तो दैट मीन्स कि ये जो सारा पार्ट है ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 किसके बराबर रहता है, यहाँ पर हम देखेंगे कॉस ऑफ 180 यहाँ पे -1 रहता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, एक तो ये माइनस अपना खुद का है, यहाँ पे 0 माइनस -1 इंटू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हेंस हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन ऑफ 180 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, जो किसके बराबर रहता है, √3/2। तो यहाँ पे एक और रिजल्ट हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, यहाँ पे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये एक और रिजल्ट यहाँ पे आपको मिला। तो आपको यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप इस वाले को भी इसी तरीके से करो। ये आपके लिए खुद का होमवर्क रहेगा।
आप इसको खुद से करो, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज किया इसी तरीके से, तो वहां पे भी आपको एक और रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे कि हम हमें अगर फाइंड आउट करना होगा लाइक, हाँ एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइन 120, अगर मैं आपको बताऊं सेक 120, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/sin 120। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर्मूला इसके लिए, तो फिर उसका रेसिप्रोकल लूंगा, जो मेरा यहाँ पे रूट, जो मेरा यहाँ पे आया वैल्यू, उसी का मैं फिर रेसिप्रोकल लूंगा लास्ट में। जैसे कि हमने लिखा था सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो इस तरीके से, हाँ सॉरी ये मैंने यहाँ पे cos 120, तो इस तरीके से हम चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे और भी कुछ फार्मूलाज है हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमें काफ़ी यूज़ होते हैं, खास करके जब हम ट्रिग्नोमेट्री, जब हम लाइक इंटीग्रेशन करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होगा उन चीज़ों का। ठीक है,